ओके हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम अपने सेकंड फेज़ के ऊपर हैं। सेकंड सेशन है हमारा पास पेपर का, जिसमें हम 2025 का पे कंपोनेंट 1.2 यानी कि 112 करेंगे। ठीक है, जो कि आपका डायरेक्ट कंपोनेंट है। स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन। सो फर्स्ट टॉपिक और फर्स्ट क्वेश्चन वी कैन से द टेबल हैज 6 स्टेटमेंट अबाउट द वॉन न्यूमैन मॉडल फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम। अब हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए वॉन न्यूमैन के जो पार्ट है उसके हिसाब से बात की गई है। जैसे बोला भाई 3 ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। आपके जो शुरू की जो 6 स्टेटमेंट्स आपके पास हैं, इसमें से 3 गलत हैं। और अब हमें करना क्या है कि कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग द 3 इनकरेक्ट स्टेटमेंट नंबर्स एंड द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें तीनों के इनकरेक्ट और फिर उसकी करेक्ट स्टेटमेंट मेंशन करनी है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, हम पहले से शुरू करते हैं और हाईलाइट करेंगे जहाँ जहाँ पे हमारे पास ये मिस्टेक हमें दिखती है। The program counter stores the next instruction to be fetched from the memory. So it seems like a incomplete one. क्यों incomplete है? क्योंकि प्रोग्राम काउंटर स्टोर करता है कुछ और। द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का मतलब है यहाँ पर कोई पार्ट हमारा मिसिंग है कि भाई स्टोर करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, वो क्या करता है, स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की बात करता है। यहाँ पे एड्रेस वाला पार्ट क्या है, मिसिंग है। पार्ट 2 पे जाते हैं। द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट परफॉर्म्स मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस व्हिच इज करेक्ट। द कंट्रोल यूनिट सेंड द सिग्नल टू अदर कंपोनेंट्स ऑन द डेटा बस। क्योंकि अगर हम थोड़ी सी डेटा बस या कंट्रोल बस या उसकी बात करें तो डेटा बस का काम होता है डेटा ले जाना, कंट्रोल बस का काम है सिग्नल प्रोवाइड करना। ठीक है, और कंट्रोल यूनिट भी सिग्नल गिर है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो मिस्टेक हो रही है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है कि यहाँ पर कंट्रोल बस आना चाहिए था, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, डेटा बस लिखा हुआ है। द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ट्रांसफर द डेटा टू द मेमोरी एड्रेस स्टोर्ड इन द मेमोरी एड्रेस MAR। अगेन द MDR ट्रांसफर द डेटा टू द मेमोरी एड्रेस स्टोर्ड। यहाँ पर कुछ अगेन चीजें क्या है, मिसिंग है कि कभी भी ये डेटा ट्रांसफर नहीं करता, ये तो डेटा क्या करता है, होल्ड करता है। तो 3 एरर थे और तीनों एरर हमें पढ़ते के साथ ही पता चल गए कि हमारे 3 मेजर चेंजेस क्या क्या है। सो पहले में हमारे पास क्या आएगा, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगा। दूसरे में हमारी कंट्रोल बस आएगी। तीसरे में ट्रांसफर की जगह हमारे पास आएगा होल्ड द डेटा टू बी नेक्स्ट वन। सम करते हैं, हमारे पास 1 के अंदर करेक्शन है और करेक्शन में हमारे पास है द प्रोग्राम काउंटर PC, जो उसने ऊपर मेंशन किया था, स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। It stores next instruction to be fetched from memory। सेकेंड एरर हमारे पास है लाइन नंबर 3 में, जिसमें लिखा था द कंट्रोल यूनिट CU sends signals to other components on the control bus, not data bus, control bus। इसी तरीके से वो होल्ड करता है हमारा पॉइंट नंबर 4 के अंदर। सो वी कैन गो टू राइट पॉइंट नंबर 4, द मेमोरी डेटा रजिस्टर्स MDR holds data to be stored in the
memory address MAR, ठीक है। सो दिस इज द मेजर पार्ट कि हमारे पास यहाँ पर क्या था, क्या चीज़ें मिस हुई। तो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट एरिया था जो हमने यहाँ पे मेंशन किया कि भाई हमारे 3 एरिया थी, 3 लाइनें थी जिसमें मिस्टेक थी, चीज़ें मिसिंग थी या गलत डिफाइन की गई थी, जिसको हमने यहाँ पे क्या करा, रिजॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, register that are used in the fetch execute cycle includes like PC, MAR, MDR and the ACC। तो इसके अलावा जैसे आइडेंटिफाई द अदर, हमें अदर के बारे में बताना, रजिस्टर्ड एंड डिस्क्राइब इट्स रोल इन द फेच एग्जीक्यूट साइकिल। अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे 3 अलग अलग रजिस्टर्स हैं जो इसमें मेंशन नहीं है, CIR, इंटरप्ट रजिस्टर एंड स्टेटस रजिस्टर। सबसे इजी और सबसे आसान हमारे पास होता है CIR। हम CIR को लेके चलते, जिसका काम क्या है, टू स्टोर द इंस्ट्रक्शन टू बी डिकोडेड, ठीक है, और एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट, टू स्टोर द इंस्ट्रक्शन टू बी डिकोडेड, ठीक है। वेरी सिंपल। उसने कहा किसी एक को बताओ जो ऊपर इस्तेमाल नहीं हुआ था, तो हमने जो देखा कि उसमें जो इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ था वो एक ही चीज़ थी जो अभी हमें यहाँ पर दिख गई, जो हमने बताया कि भाई CIR है, स्टेटस रजिस्टर्ड है या इंटरप्ट है, तीनों में से कोई एक एक्सप्लेन करना था तो हमने यहाँ पर एक एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट पार्ट, एक्सप्लेन हाउ एन इंटरप्ट फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस विल बी डिटेक्टेड एंड हैंडल इन द FE साइकिल। कि जब कभी भी किसी इनपुट डिवाइस से कोई इंटरप्ट आता है तो उसको FCK से हैंडल करता है। देयर आर मल्टीपल रीजंस कि वो सबसे पहले अपने पास क्या करेगा, आपके पास एट द स्टार्ट और एट द एंड ऑफ द फेज साइकिल CPU ऑलवेज चेक कि उसकी प्रेजेंस ऑफ एन इंटरप्ट सिग्नल है या नहीं है। अगर है तो वो उसको कॉल आउट करवाएगा, अपने सारे काम को रोकेगा, स्टेक में जाएगा, डेटा इंस्ट्रक्शन सारी वहाँ चली जाएगी, फिर उसके बाद वो दोबारा से लाएगा, ISR को लेकर आएगा। ISR इज़ लाइक अ रूटीन जो इंटरप्ट हैंडलिंग कर रही होती है। उसको कंप्लीट करने के बाद जो उसने अपना काम रोका था वो उसको लेकर वापसी आएगा। तो दिस 4 पॉइंट्स एंड 4 मेजर एरियाज हमारे पास मैक्सिमम होते हैं जो हमें यहाँ पर मेंशन करने हैं। लाइक एट द एंड ऑफ ईच FE cycle, CPU checks for the presence of an interrupt signal. Then अगर है if an interrupt is detected the current state of the registers is saved, और यूजुअली वो पुश करा जाता है कहाँ पर, स्टेक के अंदर। push to stake. Then the CPU identifies the source कि कहाँ से वो इंटरप्ट आया है, calls the appropriate ISR, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरप्ट सर्विस
रूटीन, ठीक है। Then once the ISR is completed, the previous state is restored. From the स्टेक। तो हमने वो चारों स्टेप्स यहाँ पर, वो चारों रिक्वायर्ड चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन कर दी, जो कि हमें ज़रूरत थी कि किस तरीके से यहाँ पर लेकर चलेगा, किन किन चीज़ों की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वेरी सिंपल क्वेश्चन इज मेंशन ओवर हियर। इट सेज कन्वर्ट द डेनरी नंबर इनटू 12 बिट रजिस्टर्स एंड हेक्साडेसिमल वैल्यू। अब सेम सिंपल है, आपके पास सेम आंसर है, बहुत छोटी सी कन्वर्जन आपको दी हुई है, तो आपने इसमें मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि 2 नंबर आपने ज़ाया नहीं करने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो दे आर मल्टीपल थिंग कि अगर आप डेनरी से उसमें जाते हो तो एलसीएम भी कर सकते हो, या फिर बिट पैटर्न पे जा सकते हो। लाइक कैसे, जैसे मैंने कहा यहाँ पर 12 डिजिट्स की बात है, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 and 2048. So it might be 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So what we have to do, we have to just do the yes or no. 558. So is 558 is greater than or equal to 48? No, is 0 will be there. Is 558 is greater than or equal to 1024? No. Is 558 is greater than or equal to 120? Yes, it is. So 512, and you have to just subtract whenever the condition get true. आपने सो ये करना -6 और हमारे पास 4 बचा, तो क्या 46 ग्रेटर है 56 के? नो। क्या 46 ग्रेटर देन 128 के? नो। क्या 46 ग्रेटर देन 64 के? नो। क्या 46 ग्रेटर देन इक्वल टू 32 है? यस। सो आपने 32 क्या कर दिया माइनस, सो 4 and 1. Is 14 is greater than 16? No, but yes, 8 1 1 and 0, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ? 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 and 0। अब हमें हेक्साडेसिमल सॉल्व करना है, और हेक्साडेसिमल के अंदर हमारी मैक्सिमम 4 बिट्स होती है। तो 4 बिट्स के लिए हमारे पास 4 बिट्स ये रही, 4 बिट्स ये रही, और 4 बिट हमारे पास यहाँ पर है। अगर हम इस वाले को देखें तो इसका आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर 2, इसका आंसर देखें तो क्या आ रहा है 2, और यहाँ पे हमारे पास 14 आ रहा है। 14 का हमारे पास आंसर क्या होता है हेक्साडेसिमल में? ई। तो हमारे पास यहाँ पर 14 आया। फाइनल आंसर इज 2 2 ई, दैट इज आवर फाइनल आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट वन, कन्वर्ट द 2 कॉम्प्लीमेंट्स। इसने पहले ही आपको मेंशन कर दिया क्या? 2 कॉम्प्लीमेंट्स। जब कभी भी 2 कॉम्प्लीमेंट्स की बात आए तो उसमें 2 चीज़ें हमें याद रखनी होती है। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है हमारे पास नेगेटिव। इसके अंदर एक होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू, मीन्स के लास्ट वैल्यू। अगर लास्ट वैल्यू यहाँ पर 0 है तो इसका मतलब है क्या है? पॉजिटिव है। अगर लास्ट वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है नेगेटिव है। अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो इसकी लास्ट वैल्यू क्या है हमारे पास? 1। इसका मतलब है कि डेटा हमारे पास किस में? नेगेटिव वैल्यू के अंदर है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 2 4 8 16 32 64 एंड देन -128। तो हमारी जो वैल्यूज़ है वो 1 1 1 0 0 0 1 and 0। सो नेक्स्ट टास्क, -128 into 1 bracket close plus 64 into 1 plus 32 into 1, then rest of the 0, then plus 2 into 1। हमें इसको ऐड करना है, तो -128 plus 64 and 32 96 and then 4 2 98। अब 1 हमारे पास है
-128 में से हमें 98 निकालना है, तो रेस्ट क्या बचा हमारे पास 0 और 3, तो हमारे पास आंसर क्या है 30, क्योंकि बड़ी वैल्यू किसके साथ है साइन माइनस, तो हमारा फाइनल आंसर क्या है -30। ठीक है, आफ्टर दिस वन, अब यहां बोल रहा है कि भाई द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट टू कॉम्प्लीमेंट्स बाइनरी इंटीजर दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन 8 बिट्स। सबसे छोटी 8 बिट्स आपके पास कब है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव किए तो 1 2 4 8 16 32 64 एंड -128। 1 2 4 8 16 32 64 -128। तो अगर हम इन सबको 0 करें और यहाँ 1 कर दें, तो आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो गई -128, सबसे छोटी वैल्यू। अगर इन सबको ऑन कर दें और लास्ट वाले को 0 कर दें, क्योंकि माइनस हो रहा है वो, तो इन सब का टोटल निकलेगा हमारे पास 127। अब आप बोलोगे सर ये कैसे निकला, देखो आपके पास हमेशा याद रखना कि जब भी आपके पास कॉम्प्लीमेंट के अंदर आइडेंटिफाई करना है, आपकी 8 बिट्स और 12 बिट्स या जो भी बिट्स आपके पास आती है उसको आपने आइडेंटिफाई करना होता है, तो आपका डेटा हमेशा इस तरीके से चलता है कि लास्ट वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू कब होगी, जो माइनस में होगी, सबसे बड़ी वैल्यू कब होगी, जब पॉजिटिव में होगी। तो अगर ये 8 बिट्स की जगह 12 बिट्स बोले, तो आपने आखिरी बिट्स को वैसे ही माइनस में करना है, तो उसमें प्लस वो यानी कि वहाँ पे 1 करना, बाकी सबको 0 करना, सबसे छोटी वैल्यू बच जाएगी, और सबसे बड़ी वैल्यू के लिए सबको अपने 1 करना है और आखिरी वैल्यू क्या कर देना है 0 कर देना है। ये वाला पार्ट आपको जो है वो पेपर 3 में भी आपको हेल्प आउट करेगा जब आप मेंटेसा कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन आपके पास है गिव वन एग्जांपल वन एप्लीकेशन वेयर बीसीडी डिजिटल बीसीडी लाइक बाइनरी कोडेड डेसिमल यूज होता है एंड जस्टिफाई करो। हमारे मल्टीपल हैं, आपकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेज आते हैं उसमें बीसीडी यूज होता है, आपका कैलकुलेटर के अंदर बीसीडी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आपके साथ यहाँ पर ये मजीद आपके पास है डिजिटल क्लॉक जो आपके पास है वो है, आप कोई भी चीज़ मेंशन कर सकते हो, जैसे हम यहाँ पे नॉर्मली मेंशन करते हैं कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर्स एप्लीकेशन क्या है कि वो कन्वर्ट करता है, इजी रहता है, इट अलाउज फॉर easy convergence and display of individual decimal digits without complex binary to denary process। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, आपको कंप्यूटर प्रोग्राम्स uses a digital camera to read the word on an item। Program can read the words that are written on the item, translate the words to the chosen language, and then output the words as audio. For example, when used in a supermarket, the program can output the words written on the label on the product। The program uses AI। Explain how AI is used in the computer program describe। ये आप उससे कि समझो कि आप अपने AI को बोलते हो कि भाई कोई भी प्रोडक्ट है इसको पढ़ के बता, तो सबसे पहले तो वो काम क्या करता है, आपकी इमेज रिकॉग्नाइज करता है। इमेज रिकॉग्नाइजेशन कैसे होती है, आपके OCR के मेथड से होती है। OCR से होता है, फिर उसमें एक्सट्रैक्ट करता है आपकी इन्फॉर्मेशन को कि आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है। फिर उसके बाद इसकी टेक्निक होती है NLP कहते हैं, सॉरी उसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है, NLP। ठीक है, जो ट्रांसलेट करता है आपके टेक्स्ट को इनटू द स्पीच, जो कि आपका इजी वर्ड हो जाए, टेक्स्ट टू ऑडियो आपका बनता है। तो इसके जवाब के अंदर हम यहाँ मेंशन करते हैं द प्रोग्राम्स uses OCR, which means optical character
recognition, ठीक है, to identify and extract text from image. It utilize natural language processing to convert text to audio. Got it? Next question. State two social benefits of the use of AI in the computer program describe. कि जो प्रोग्राम हमारा बना है उसमें फ़ायदा क्या होगा? देखो, सबसे आसान है कि जिनकी लैंग्वेज बैरियर है उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा, या जो आपके पास पढ़ने में देखने में प्रॉब्लम करते हैं, इम्पेयर्ड जो लोग होते हैं, उसमें आपको हेल्प आउट हो जाता है, एक्सेसिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, ठीक है, इंक्लूजन आपके पास आ जाता है। तो हमें ये दो मेथड यहाँ पर मेंशन करने, तो हम ये कह सकते हैं भाई असिस्ट कर सकता है विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स को इन आइडेंटिफाइंग प्रोडक्ट्स, लेबल्स, ठीक है। सेकेंड हमारे पास क्या है, हेल्प कर सकता है किसको, नॉन नेटिव स्पीकर्स को, नॉन नेटिव स्पीकर्स टू नेविगेट और अंडरस्टैंड environment and labels, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया। अब हमारे पास बात है कि कंप्यूटर प्रोग्राम इज रिलीज अंडर अ कमर्शियल सॉफ्टवेयर लाइसेंस। डिस्क्राइब द फीचर ऑफ अ कमर्शियल सॉफ्टवेयर लाइसेंस। आपको पैसे दे के लेना पड़ता है, सोर्स कोड आपकी कंपाइल्ड होती है, क्लोज होती है, रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर होती है कॉपी करने का, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे आपके कमर्शियल सॉफ्टवेयर के लाइसेंस का हिस्सा हैं। हमें तीन लिखने यहाँ पर, हम मेंशन कर सकते हैं रिक्वायर्स अ फीस फॉर यूज, सोर्स कोड is typically restricted restriction or restricted copying, or we can say distribution or modification by the user। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है, एक्सप्लेन रीजन व्हाई एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस माइट नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम डिस्क्राइब। कि जो डिस्क्राइब वहाँ पर किया हुआ है उसके लिए ओपन सोर्स और इतना फ़ायदेमंद नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सोर्स कोड जब वो देगा तो वो एक्सेसिबल हो जाएगी, देयरफॉर इट कुड बी चेंज, कोई भी चेंज कर सकता है। और यही चीज़ रीज़न क्या है, वो माइट लीड टू द प्रोग्राम आउटपुटिंग एन इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, जो लोग हैं वो गलत आइटम परचेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन हो सकती है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई सोर्स कोड would be accessible, हम बात कर सकते हैं
कि दिस might lead to incorrect results, ठीक है, might create serious consequences इंटेलेक्चुअल राइट इशू हो सकता है, माइट कॉपी एंड मॉडिफाई कोड, ठीक है। ये मल्टीपल रीजंस हमारे हैं जो इसमें पॉसिबल हैं आपके पास। गॉट इट? Okay, so this question, as again, it's going to mention x and y. कि आपके पास एक x है और दूसरा y है, दोनों को अलग अलग तरीके से मेंशन करना है। एज यूजुअल हमने लास्ट टाइम आपको बताया कि भाई हमारे पास क्या, सबसे पहले तो आपने इसको आइडेंटिफाई करना है, नोर गेट है ये, दिस इज जोर एंड और। सो फर्स्ट वन a r और s एंड देन हमारे पास x है, x में जो आ रहा है वो डेटा कौन सा आ रहा है आपका t से आ रहा है, देखो यहाँ से ये ऊपर जा रहा है। सो r नॉर s, देन हमारे पास जोर और कौन सा है t। तो पहला पार्ट हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब जैसे मैं कि इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, t जोर r नॉर s, ठीक है। तो कोई इस पर पाबंदी नहीं है। सेकेंड वाली इक्वेशन की अगर हम बात करें तो सेकेंड इक्वेशन के अंदर t एंड u है और उसके बाद अगेन u है। सो t एंड u और u अगेन, इसको दूसरे तरीके से आप ऐसे भी लिख दो, u और t एंड u, आप इसको इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। जस्ट हैव अ लुक एट इट कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया। सो अब हमारे पास कैलकुलेशन हमारे पास आ रही है जिसके अंदर हमें यहाँ पर डेटा दिया हुआ है कि आपके पास a नॉट है, फिर a एंड b हमारे पास है, सॉरी a एंड है, फिर उसके बाद b जोर c। तो मीन्स पहले हमें इसको सॉल्व करना है, इसका जो रिजल्ट आएगा उसके साथ हमें एंड करना है, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हमें क्या कर देना है, इन्वर्स कर देना है, तो हमारा रिजल्ट आखिरी में मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले करते हैं b जोर c, सेम पे 0, अपोजिट पे 1, 1 0 0 1 1 एंड 0। अब इसी के साथ हम क्या करेंगे, एंड a। सो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों को करना है हमें, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, देन 0 इंटू 1 0। अब इसका जो आंसर आ रहा है हमारे पास, हम उसको क्या कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अब हमें आखिरी क्या करना है, नॉट अप्लाई करना है, जो नॉट होगा वही हमारा क्या होगा, x होगा, क्योंकि इसके बाद कुछ बचा नहीं है। सो 1 1 1 1 1 0 0 एंड अगेन 1, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही आसान सिंपल सा इक्वेशन हमारे पास थी। इस इक्वेशन को सिर्फ समझने के लिए या सॉल्व करने के लिए मैं इसको अलग अलग कर से मेंशन करता हूँ कि सबसे पहले आपने सॉल्व करना है एंड को, सॉरी जोर को। जोर आपने सॉल्व किया, इसका जो रिजल्ट आएगा उसके साथ वो फिर सॉल्व होगा ए के साथ, ए एंड, और उसका जो रिजल्ट आएगा उसको आप क्या कर दोगे, आखिरी में इन्वर्स कर दोगे। तो हम इसके हिसाब से यहाँ पे बात करें कि इसका जो रिजल्ट आया वो किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, एंड के साथ मल्टीप्लाई हुआ। एंड का जो रिजल्ट आया वो इन्वर्स किसके साथ होगा, नॉट होगा आखिरी में, कि जो भी आगे में रिजल्ट आ रहा है वो इन्वर्स कर दो। तो जो हमने यहाँ पर करा, इससे ज़्यादा आसान लॉजिक गेट का सवाल या ट्रेस टेबल का सवाल हो ही नहीं सकता, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे को कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन है, सवाल भी मेंशन है, हम उसको सॉल्व करके आगे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसने यहाँ पे हमें दिया कि ऑनलाइन गेम है एज अ डेटाबेस दैट स्टोर द डेटा अबाउट द यूजर एंड द कैरेक्टर्स ईच यूजर क्रिएट्स इन द गेम। ईच यूजर कैन क्रिएट मल्टीपल कैरेक्टर्स एंड परचेज मल्टीपल आइटम फॉर ईच कैरेक्टर, जो हमारे नॉर्मल गेम्स के अंदर होता है। फ्री फायर की बात करें, पबजी की बात करें, उसमें आप कैरेक्टर को अपग्रेड करने के लिए, चीज़ों के लिए हम परचेजेस भी कर सकते हैं और मल्टीपल कैरेक्टर्स भी बना सकते हैं। सो ईच यूजर कैन क्रिएट, आगे हमारे पास नॉर्मलाइज डेटाबेस हैज द फॉलोइंग डिजाइन, कि जो डेटाबेस है उसको ऑलरेडी क्या कर दिया है, नॉर्मलाइज कर दिया। अब उसके बाद वो सवाल ये कर रहा है कि भाई यूजर, हमारा पहला नॉर्मलाइज डिजाइन क्या है कि पहला टेबल हमारा बना हुआ यूजर के नाम से, जिसमें यूजर नेम, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, करेक्टर, करेक्टर नेम, करेक्टर आईडी, यूजर नेम, लेवल एंड मीनिंग, आइटम, आइटम नेम, मिनिमम लेवल एंड कॉस्ट, करेक्टर आइटम, करेक्टर आईडी और आइटम नेम। अब इसने बोला एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द टेबल करेक्टर आइटम इन द डेटाबेस। अगर आप यहाँ पे देखो कि आपके पास जो डेटाबेस का टेबल आपके पास आ रहा है करेक्टर आइटम्स, अब ये करेक्टर आइटम्स जो है वो दो जगह से जाके आपको लिंक करके दिख रहा है। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा करेक्टर आइटम हमारे पास गिवन है, आइटम हमारे पास गिवन है, सॉरी, देखो ये आइटम के साथ लिंक आ रहा है, एक ये रहा, और दूसरा इसमें जो चीज़ लिंक हो रही है वो क्या हो रही है, करेक्टर आईडी हो रही। तो मतलब जो करेक्टर आइटम है वो दो टेबल का क्या है, मिक्सअप है। ठीक है, दो टेबल का क्या है, मिक्सअप है, और ये किसी एक के लिए नहीं है, बहुत सारे यूजर्स के लिए हो सकता है। तो जब भी इस तरीके से फील्ड्स आपको दिखें जिसमें मल्टीपल्स एरियाज आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो उसने बोला कि भाई पर्पस हमारे पास क्या है, कि जो पर्पस हमारे पास है इसके अंदर हमारे पास जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है क्या है, मेनी टू मेनी कनेक्शन बना हुआ है, कि एक के साथ बहुत ज़्यादा हमारे पास है। क्या हमारे पास टू रिमूव मेनी टू मेनी हमारे पास है, कि वो हटाने के बाद आपका काम कर सकता है। ठीक है, दूसरा वो बोल रहा है कि भाई बिटवीन द करेक्ट आइटम्स, कि वो करेक्टर है, कनेक्शन बना हुआ है किसके बीच में, करेक्टर एंड आइटम के बीच में, कि जो क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है ईच करेक्टर को टू हैव मेनी आइटम्स, टू अलाउ द ईच आइटम को जो है हमारे पास वो परचेज कर सकता है मेनी टाइम्स, मेनी करेक्टर परचेज कर सकता है। बाय क्रिएटिंग अ लिंक बिटवीन हमारे पास हो सकता है, हम मल्टीपल आइटम्स के बीच की परचेजेस के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट या दो स्टेटमेंट आपने मेंशन करनी है, बट डिटेल के अंदर मेंशन करनी है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं टू अलाउ ईच character to have many items। ठीक है, क्या हम क्या कर सकते हैं, many items की बात कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये बोल सकते हैं कि भाई यूजर क्या कर सकता है, द कैरेक्टर एंड द आइटम्स परचेज्ड फॉर ईच वन। या बोल सकते हो कि भाई रिलेशनशिप M टू M, M टू M का मतलब मेनी टू मेनी कनेक्शन यहाँ पर बन सकते हैं या बने हुए हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, द नेक्स्ट पार्ट, underline the attribute or attributes that form the primary key in the each table। ठीक है, each of the table, कि हमें हर टेबल में से एक प्राइमरी की बतानी है कि क्या प्राइमरी की हो सकती है। प्राइमरी की का रूल क्या है कि शुड बी यूनिक और इट कैन बी यूनिक, जो डेटा उसके अंदर है ऑलरेडी शुड बी यूनिक, कि हमारे पास यूनिक होना चाहिए, जो भी फील्ड आपके पास है उसकी जैसी रिप्लेसमेंट आपके पास नहीं आ सकती। तो क्योंकि उसने हमें बोला है अंडरलाइन करने का, देखो ये अंडरलाइन, तो हमें अंडरलाइन करने हमें हमारे आंसर। सो अगर हम पहला टेबल देखें, यूजर नेम, पासवर्ड एंड डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड माइट बी सीन, अगर आप बोलोगे नहीं पासवर्ड तो अलग हो सकता है,
हो सकता है किसी बच्चे ने पासवर्ड सेम रख सकते हैं आपकी, हो सकता है यूज़र नेम आपके पास है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकती है। जो यूज़र नेम है वो हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो हमने अंडरलाइन कर दिया पहले पार्ट को कि हमारे पास पहला जो है वो हमारे पास क्या है, यूज़र नेम। करेक्टर, अब करेक्टर में करेक्टर नेम, करेक्टर आईडी, यूज़र नेम, लेवल एंड मनी। अगर आप देखो तो यूज़र नेम ऑलरेडी यूज़र का जो है वो क्या है, यूनिक आईडी है। करेक्टर नेम हो सकता है कि सबके लिए करेक्टर नेम सेम है, बट करेक्टर आईडी सबके लिए हमेशा क्या होगी, यूनिक होगी। तो सेकंड हमारे पास क्या रहेगा, करेक्टर आईडी। अगर पहले वाले पार्ट में यूज़र आईडी लिखा होता तो हम यूज़र आईडी बोलते हैं, वो हमेशा हमारे पास क्या है, उस पर जाती है। अब अगर हम यहाँ पे देखें आइटम, आइटम की तीनों चीज़ों को देखें, मिनिमम लेवल एंड कॉस्ट। कॉस्ट तो आइटम की सबके लिए सेम है, मिनिमम लेवल भी सबके लिए सेम है। तो जो चीज़ सेम नहीं है वो क्या नहीं होगी, आपका आइटम नेम होगा, जो लेवल के हिसाब से आपको मिलेगा। आइटम नेम आ गया आपके पास। उसके बाद लास्ट पार्ट, करेक्टर आइटम। इसमें अब हमारे पास बोल रहे हैं कि भाई करेक्टर आईडी और आइटम नेम, कि अब हमारे पास यहाँ पर जो है वो, क्योंकि करेक्टर आईडी भी हमने क्या सेलेक्ट करी हुई है, ठीक है, अब करेक्टर आईडी भी हमने सेलेक्ट की हुई है और सबने हमारा करेक्टर जो है, यहाँ पर जो आपके पास आती है वो कहलाती है कंपोजिट की। कंपोजिट की क्यों यहाँ पे बन रही है, क्योंकि आपके पास दो प्राइमरी की एक साथ चल रही है, तो आपने दोनों को हाईलाइट करना है। इस टाइप के सिचुएशन को हम कहते हैं कंपोजिट की। दो प्राइमरी की एक साथ एक ही आइटम के अंदर काम कर रही है, ठीक है, इट्स मेक सेंस। पार्ट सी, अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS प्रोवाइड्स डेटा सिक्योरिटी, कि भाई डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। आइडेंटिफाई टू मेथड्स द DBMS कैन यूज टू प्रोटेक्ट द डेटा इन द टेबल यूजर फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, कि भाई आपके पास जो यूजर टेबल है उसको इसने क्या करना है, लॉक करना है फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस से, कि आपको अनऑथराइज एक्सेस से बताना है। अब ईच एक्सप्लेन हाउ ईच मेथड प्रोटेक्ट द डेटा। अब दो मेथड के बारे में इसने हमसे पूछा है। हमें कभी भी कोई चीज़, किसी टेबल को, किसी को अनऑथराइज एक्सेस से बचाना है तो सबसे पहला हमारे पास आता है एक्सेस राइट। क्या हम यहाँ पे बात करते हैं भाई एक्सेस राइट होता है जो अप्रोप्रिएट हमारे पास है, परमिशंस के ऊपर चलता है, कि जो टेबल की परमिशन के हिसाब से आपके काम करेगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि भाई यूज़र को पासवर्ड और आपके यूज़र नेम पासवर्ड के साथ हो, कि भाई डेटाबेस का प्रिवेंट करे, विदाउट पासवर्ड वो उसकी किसी चीज़ को एक्सेस नहीं कर सके। डेटाबेस आप इंक्रिप्ट कर सकते हो, ठीक है, आपके पास इंक्रिप्ट आ गया। आपके पास डेटा के बाद जो प्राइवेसी आपके ऊपर लगाई जा सकती है, फायरवॉल अपने के बाद प्राइवेसी की बात कर सकते हो, प्राइवेसी वहाँ पर लग सकता है। रिस्ट्रिक्टेड की डेटा की बात कर सकते हो कि आप इन्फॉर्मेशन क्या कर दो, रिस्ट्रिक्ट कर दो, कि एक्सेस राइट है, परमिशन आपके पास आ गया, यूज़र पासवर्ड आपके पास आ गया। तो हम यहाँ पे सबसे बेसिक हो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो होता है वो होता है एक्सेस राइट। एक्सेस राइट, एक्सेस लेवल। एक्सेस राइट्स हमारे पास क्या होता है, वो परमिशन करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है यूज़र को फ्रॉम व्यूइंग और मॉडिफाइंग द टेबल। जो भी हमारे पास है उसके पार्ट है, हम उसको मेंशन करते हैं। एक्सप्लेनेशन में हमारे पास आएगा कि क्या करेगा भाई, रिस्ट्रिक्ट यूजर्स फ्रॉम व्यूइंग और मॉडिफाइंग टेबल, ठीक है। सेकंड मेथड में हमारे पास क्या आ गया, यूज ऑथेंटिकेशन, जिसमें आ गया भाई यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। अब ये इंश्योर करता है जो आपका अकाउंट होल्डर है, ठीक है, ये इंश्योर करेगा, जिसको हम ऑथेंटिकेशन भी कहते हैं, ठीक है, ऑथेंटिकेशन का टाइप है ये इंश्योर करता है ओनली द यूजर अकाउंट और अकाउंट योर ओनर कैन access
देयर स्पेसिफिक डेटा। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि ये तो दो आपके पास हैं, आप इसके अलावा जो है मज़ीद चीज़ लगा सकते हो, उसके ऊपर इंक्रिप्शन लगा सकते हो डेटाबेस के ऊपर। ठीक है, कि भाई जो यूज़र को स्टॉप करेगा डिक्रिप्ट करने से, उन्हीं को अलाउ करेगा जिनके ऊपर राइट्स है, अदरवाइज वो क्या करेगा, उनको अलाउ नहीं करेगा। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट, DBMS ऑल्सो सपोर्ट द डेटा इंटीग्रिटी। ठीक है, डेटा इंटीग्रिटी मीन्स डेटा कंसिस्टेंट, कि डेटा में कोई चेंज तो नहीं आया, कितना डेटा कंसिस्टेंट है, एक्यूरेट है। डेटा इंटीग्रिटी हमेशा इससे डिफाइन की जाती है। गिव टू वेज दैट द डेटाबेस कैन सपोर्ट डेटा इंटीग्रिटी। इसको सपोर्ट करने के आपके पास चार तरीके होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको दो यहाँ पे मेंशन करने। एक आपके पास डेटा वैलिडेशन आपके पास आता है, उसके बाद आपके पास रेफरल आता है, रेफरेंशियल आपके पास इंटीग्रिटी की बात कर रहे होते हैं। हम केस कार्डिंग की बात करते हैं, केस कार्डिंग का मतलब अपडेट करना या डिलीट करने की बात करते हैं। हम इंश्योर करते हैं कि डेटाबेस इज़ नॉर्मलाइज्ड है। तो इनके हिसाब से हमें जो है वो यहाँ पे चीज़ें मेंशन करनी है कि भाई आपके पास डेटा क्या है, कि आपको किस मेथड के पास आना है। तो हम यहाँ पे इसको डेटा वैलिडेट कर सकते हैं, वैलिडेशन, इंश्योर डेटा एंटर्ड, मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या था, रेफरल हम कर सकते हैं, इंश्योरिंग इंक्रिप्शन कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाता है रेफरल, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, जो इंश्योर करता है आपकी फॉरिजन की काम उसमें कर रही है, तो डेटा आपका उसके हिसाब से ही चलेगा। ठीक है, इंश्योर फॉरिजन की एग्जिस्ट इन द पेरेंट टेबल। पेरेंट टेबल का मतलब जो आपका मेन टेबल है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमारे पास यहाँ मेंशन, जैसे मैंने आपको बताया आगे कि आप इंश्योर कर सकते हो, बता सकते हो बाकी की चीज़ों को। ठीक है, दो की बात है तो आप यहाँ पर इसको इस तरीके से क्लियरली मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट, राइट अ स्ट्रक्चर क्वेरी स्क्रिप्ट टू काउंट द नंबर ऑफ आइटम परचेज्ड बाय द यूजर विद द यूजर नेम केच 123। अब हमें यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लिखा के दिखानी है इसको, कि आपके पास एक डेटा है और उस स्क्रिप्ट के अंदर अब हमें काउंट करने हैं नंबर ऑफ आइटम परचेज्ड, कि जो उसने आइटम परचेज कर लिए। ठीक है, बाय द यूज़र, यूज़र का नाम हमारे पे मेंशन है, कि भाई आपका यूज़र का नाम मेंशन आ जाएगा कि आपने डेटा किस तरीके से यहाँ पर लेकर आना है। क्योंकि अब यहाँ पर डेटा आपकी ऊपर वाले टेबल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप टेबल्स के हिसाब से लेकर आ रहे हो, तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन उस तरीके से मेंशन करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर टेबल, क्योंकि आपके मल्टीपल टेबल्स यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम ऊपर जाके देखें, और हर एक टेबल जो है वो आपकी दूसरी टेबल से क्या है, लिंक है। ठीक है, कैसे पता चला, ये देखो यूज़र नेम यहाँ से कनेक्ट हुआ हुआ है आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है वो करेक्टर आईडी जो आपके पास यहाँ पे कनेक्ट हुई हुई है। फिर आइटम, आपके पास आइटम नंबर यहाँ पे कनेक्ट हुआ हुआ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास एक साथ कनेक्ट हुई हुई हैं, चार के चार। तो जब भी ऐसे आपके पास हैं तो हमें क्या करना होता है, जब मल्टीपल आपकी वैल्यूज़ आपस में आ रही हैं तो फिर हमें इनर और ज्वाइन करना पड़ेगा रिलेशनल डेटाबेस के अंदर। लाइक कि जब भी हम यहाँ पे पार्ट लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सेलेक्ट। हमने लिखा सेलेक्ट, उसने सेलेक्ट में हमें क्या बोला, काउंट करवाओ। क्या करवाओ, काउंट। हमने लिखा भाई काउंट, सी कैपिटल, बल्कि सभी कैपिटल में आएगा, COUNT, काउंट आपके पास आ गया। और ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, आइटम नंबर। अब आइटम के बाद उसने आइटम परचेज किया, नंबर ऑफ आइटम परचेज। अब आइटम के बाद उसने क्या लिखा हुआ है, आइटम नेम। हमारे पास डिटेल क्या है, आइटम के अंदर आइटम नेम है सबसे इंपॉर्टेंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आइटम नेम।
आइटम नेम काउंट करो, कहाँ से किसके काउंट करो, तो वो सिंपली हमारे पास यहाँ पे मेंशन आ जाता है कि हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि भाई फ्रॉम कौन कौन से टेबल से। एक हमारा कस्टमर आईडी है, ठीक है, आइटम है, और दूसरा हमारा क्या था, करेक्टर था, क्योंकि आइटम करेक्टर इन दोनों से लिंक आके आ रहा है। तो हमने लिखा भाई करेक्टर करेक्टर डॉट अंडरस्कोर था आइटम कॉमा सॉरी इनर आएगा यहाँ पे, कॉमा नहीं, इनर 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 जॉइन, क्योंकि दो हमारे पास टेबल आ रहे हैं, तो इनर जॉइन आ गया आपके पास। दूसरा हमारे पास क्या है, करेक्टर ठीक है, ये वाली बात आ गई। फिर आता है हमारे पास ऑन, क्या हमारे पास ऑन आ रहा है कि भाई ठीक है, अब हमारे पास हमने लिखा है यहाँ पर ऑन। फिर हमारे पास आएगा करेक्टर, या बल्कि हम इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, वो भी आसान तरीका है। पहले आप इससे कर लो, फिर मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ। CHAR देन डॉट करेक्टर ID इक्वल टू करेक्टर, ये डॉट यहाँ आइटम डॉट करेक्टर ID वेयर करेक्टर डॉट यूजर नेम इक्वल टू केट 1 2 3। एक तरीका इसका ये है। एक और तरीका हमारे पास आता है जिसका बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन करते हैं। फर्स्ट यू कैन कॉपी दिस वन, देन आई कैन गो फॉर द सेकंड वन। अब हम इसको सेकंड वाले मेथड से करते हैं, जिसमें चेंज हमारे पास यहाँ से आता है। आपको जो मेथड यूज समझ में आपको उस तरीके से आप कर सकते हो। सो आपने यहाँ पे लिखा भाई फ्रॉम कोमा, आपने कोमा लगा के सेकंड टेबल का नाम लिख दिया करेक्टर, ये हमारे सेकंड टेबल का नाम था वेयर। अब हम लिखते हैं वेयर। अब बाकी सारी चीज़ें आपके पास वेयर के अंदर आ जाएंगी जो हमने वहाँ पर मेंशन करनी है। सो हम लिखेंगे वेयर करेक्टर डॉट करेक्टर, अच्छा करेक्टर में स्मॉल छोटा था, हम यहाँ पे CHARACHTER करेक्टर ID इक्वल टू करेक्टर आइटम डॉट करेक्टर ID एंड करेक्टर ID सॉरी करेक्टर यूज़र नेम, ID हो गया हमारे पास, डॉट यूज़र नेम इक्वल टू केट 1 2 3।
फिर हमारा आखिरी में सेमी कॉलन। या तो आप इनर के साथ लिखो ऊपर या आप नीचे लिखो, दोनों सूरतों के अंदर जब दो अलग अलग टेबल आपके पास इस्तेमाल हो रहे हैं तो आपने यहाँ पर एंड का इस्तेमाल लाजमी करके फिर इसको दिखाना है। या तो ये सारी चीज़ें आप पहले वाले पे लिखो या दूसरे वाले पे लिखो, ठीक है। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, इट्स अप टू यू कि विच वन यू आर प्रेफरिंग। ओके, द नेक्स्ट पार्ट, द फॉलोइंग चेंजेस नीड टू बी मेड टू द करेक्टर ID विद ID 002, लेवल चेंज टू 3, मनी चेंज टू 10,000। सो अब हम इसकी बात अगर हम करें कि हमें यहाँ पे क्या चेंज करना है, तो यहाँ पर हमारे पास SQL के अंदर एक वर्ड आता है अपडेट एंड सेट। अपडेट हमारे पास आता है कि भाई हमें इसको अपडेट करना है, जिस भी करेक्टर जिस भी टेबल की अगर हम बात कर रहे हैं, उसके बाद जिस वैल्यू को हमें वहाँ पर लाना होता है, लाइक कोई वैल्यू हम रिप्लेस करवाते हैं, तो यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल होता है सेट का, ठीक है। जैसे अगर हम बोलें कि हम सूडो कोड के अंदर किसी को रिप्लेस करवानी है वैल्यू, तो हम एरे में करवा रहे हैं, हम डायरेक्ट वेरिएबल पे करवा रहे हैं। यहाँ पर जब भी आपने वैल्यू को चेंज करवाना, तो अब यहाँ पे जो सेंटेंस इस्तेमाल करोगे वो करोगे सेट का, ठीक है। लाइक सबसे पहले वर्ड हमारे पास आएगा अपडेट, क्या अपडेट करना है हमें, करेक्टर का टेबल अपडेट करना है, सॉरी फील्ड करेक्टर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया सेट। सेट क्या करने का उसने हमें बोला है लेवल 3, सो लेवल इक्वल टू 3 कोमा मनी इक्वल टू कितना उसने बोला है हमारे को 10,000। जैसे उसने लिखा है वैसे ही बोल लिखना है हमें 000.000, ठीक है। वेयर कंडीशन क्या मैसेज किया हमें उसने ID बताई, वेयर करेक्टर ID इक्वल टू 0002 एंड देन सेमीकोलन। गॉट इट। अपडेट और सेट के अंदर आपने ये सेंटेंस याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, अ कंपनी हैज अ मल्टीपल साइट इन द डिफरेंट साइट्स, साइट एज अ डिफरेंट सिटीज, सॉरी डिफरेंट सिटीज, और द कंपनी हैज अ ड्राइवर who deliver product to the customer. Each driver can connect to the company van, wide area network without of the office using a smartphone. State two ways that van is different to a LAN network. भाई बहुत सिंपल है, वैन एक वाइड एरिया होता है जो कवर करता है, कनेक्ट करता है लार्ज जोग्राफिकल एरिया, ठीक है। एरिया इन अ लैन आपके पास डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं ओवर अ स्मॉल जोग्राफिकल एरिया। वैन में यूज लाइक आपका जो नॉन डेडिकेटेड हार्डवेयर होता है, बट लैन के अंदर आपका यूजुअली डेडिकेटेड हार्डवेयर होता है, ठीक है। अब हम जब बात करते हैं कि भाई आपका वैन जो है वो एक्सटर्नल के लिए इस्तेमाल होता है, लैन आपके इंटरनल के लिए होता है, ठीक है। नॉर्मली वैन जो है वो नॉट ओन बाय कंपनी होता है, लैन यूजुअली ओन बाय कंपनी होता है, ठीक है। लैन आपके पास एक छोटे इन्वायरमेंट के लिए, ऑफिस के लिए, बिल्डिंग के लिए। वैन आपके पास एक मल्टीपल एरियाज है, वाइड एरियाज हैं जो अलग अलग जोग्राफिकल प्लेसेस के ऊपर जा रहे हैं, कनेक्ट कर रहा होता है। इसको नॉर्मली हम थर्ड पार्टी के थ्रू जो है वो कनेक्ट करवा रहे होते हैं। तो सबसे बेस्ट और इजी सबसे पहला हमारा जो डिफरेंस आएगा वो ये आएगा, इन वैन devices can connect over larger geographical area. However, in LAN स्मॉल एरिया, ठीक है। आपके पास हम यहाँ बात कर सकते हैं कि वैन यूजेस एक्सटर्नल companies for transmission, but
in LAN usually company owned. ठीक है, नेक्स्ट वन, the smartphones uses the cell phone network to connect to the way. Explain how the data transmitted using the cell phone network. कि आपके जो सेल फोन नेटवर्क्स हैं वो किस तरीके से ये सारे काम कर रहे होते हैं और करवा रहे होते हैं, कि आपके पास ये किस तरीके से लेके चल रहा है. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारा जो डिज़ाइन है वो एक मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट के ऊपर होता है. ठीक है, जिसके अंदर जो सेल टावर्स होते हैं वो ट्रांसमिशन करते हैं रिसीविंग के और डेटा सेंड करने के. ठीक है, हर एक टावर जो है वो आपके एक फ़ोन से कनेक्ट होता है. उस फ़ोन से कनेक्ट होने के लिए उसको आपको ज़रूरत पड़ती है रेडियो वेव की. ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है, वायरलेस कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि मदद से मल्टीपल डिवाइसेस जो है वो एट सेम टाइम आपके पास क्या हो सकती हैं, कनेक्ट हो सकती हैं. ठीक है, तो आपके पास जो एरियाज़ आपके पास आ रहे हैं मैक्सिमम पार्ट आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पर आ सकता है कि आपके पास सबसे पहले कि भाई जो आपके पास सेल है वो ईच सेल एज अ टावर विद एन एंटीना. ठीक है, जो काम क्या करते हैं, विच ट्रांसमिट्स डेटा, ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा. देन हम यह बोल सकते हैं कि भाई जितने भी हमारे टावर्स हैं बिटवीन द टावर जो आपका डेटा ट्रांसमिट करता है जो कि फ़ोन के साथ कनेक्ट हुए हुए होते हैं, तो हम बोलते हैं भाई डेटा जो ट्रांसमिट होगा इसके बाद ट्रांसमिटेड बिटवीन टावर्स एंड द फोन. इसके बाद अगर हम बात करें तो जितनी भी ट्रांसमिशन है वो आपकी एक रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ कर रही होती है, वायरलेसली हम बात कर रहे होते हैं, तो हम बोलते हैं भाई डेटा ट्रांसमिशन इज वायरलेस यूजिंग लो पावर रेडियो सिग्नल्स. ठीक है, कि लो पावर हमेशा याद रखना कि जितने भी हमारे ये एंटेनाज लगे होते हैं ये लो पावर फ्रिक्वेंसी पे होते हैं, क्योंकि अगर हाई पावर तो इंसान के लिए नुकसान होगा. का वर्ड इस्तेमाल करना ज़रूरी है, या अगर पावर का वर्ड नहीं भी इस्तेमाल करते यूजिंग का रेडियो सिग्नल्स आप भी यहाँ पर भी ख़त्म इसको कर सकते हो. ठीक है, इससे होता क्या है कि भाई मल्टीपल डिवाइसेस क्या हो जाती हैं, आपस में कनेक्ट रहती हैं, या हो सकती है मल्टीपल डिवाइसेस कैन communicate simultaneously. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए इसके 4 पॉइंट जो कि बहुत मेजर और बहुत इंपॉर्टेंट थे. कि अगर हम बात करें टावर्स की तो बेसिकली अगर ये हमारे पास एक टावर लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, एक ये टावर सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है, ये सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है. अब आपका फ़ोन है यहाँ पर, ठीक है, और एक आपके पास टावर ट्रांसमिट कर रहा है, तो ये आपके पास कम्युनिकेट मूव करोगे तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ मूव करोगे तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा. और क्योंकि आप जब एक शेयर से दूसरे शेयर जा रहे होते हो तो आपके फ़ोन आपकी सिम्स बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही होती है. इवन कि अगर हम अब्रोड जाते हैं और हम इंटरते हैं तो हमारे फ़ोन के सिग्नल जो है वो बाहर मुल्कों में भी आना शुरू होते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ के जो कैरियर होते हैं, वो जो ट्रांसमिशन सिग्नल्स होते हैं, टावर्स होते हैं, हमारा फ़ोन उनके साथ क्या हो जाता है, कनेक्शन बना लेता है कंपनी के थ्रू. नेक्स्ट वन,
Device that connect to the WAN have an IP address. Complete the following description of the IP address by writing the missing words. अगर हम यहाँ पे बात करें तो पहली लाइन के ऊपर लिखा हुआ है IPv4. हमें डिस्क्राइब करना है IPv4 को कि IPv4 जो है वो किस तरीके से मेंशन की जाती है. फिर उसके बाद इसने लिखा है IPv6 मेड अप ऑफ 8 ग्रुप्स. ठीक है, उसने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हुई है. फिर उसके बाद नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि भाई हमें किस तरीके से यहाँ पर डेटा को लेकर चलना है, बताना है. तो यहाँ पर आपके पास आता है. तो पहला पार्ट है IP इज डिस्प्लेड एज अ 4 ग्रुप ऑफ 8 बिट नंबर सेपरेटली. बिल्कुल ठीक है. हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको लिख देता हूँ 127.0.0.1. हमारे पास यहाँ पे एक इसकी एग्जांपल आ गई. ठीक है कि भाई हमारे पास IP आ गई जो कि यहाँ पे एग्जांपल के अंदर है. इसने बोला भाई सेपरेटेड बाय डैश. अगर इस IP को अगर देखो तो ये सारे के सारे नंबर आपस में सेपरेट हो रहे हैं किसकी मदद से? एक स्टॉप की वजह से. ठीक है, डॉट की वजह से. इसको क्या कहा जाता है? फुल स्टॉप. तो हमारे पास यहाँ पर आएगा भाई, आपके पास आ गया फुल स्टॉप. कि आपको सबको किसको यानी कि सेपरेट किया जा रहा है नंबर के अंदर, आपके पास किया जा रहा है फुल स्टॉप से किया जा रहा है. उसके बाद मेंशन है IPv6 मेड अप ऑफ 8 ग्रुप ऑफ 4s एंड डैश नंबर सेपरेटेड बाय कॉलम्स. तो अब हमारे पास यहाँ पर है कि भाई अब अपने पास यहाँ पर क्या बताना है कि अगर आपके पास यहाँ पर 8 ग्रुप होते हैं लाइक 7F18 colon then EF12 colon then 1248 colon 789F colon 1 2 आखिर में शायद ज़्यादा हो गए 7 9 1 2 3 4. अभी हमने 4 ही बनाए. सो E170 देन अगेन एग्जाम्पल के लिए 7124 पूरे 8 के जगह से सामने आपको मैंने यहाँ पे कुछ ग्रुप्स बना के दे दिए. अब इसने बोला कि IPv6 एड्रेस इज IPv6 मेड अप ऑफ 8 ग्रुप्स ऑफ 4 डैश नंबर्स. 4 डैश नंबर की बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो 4 नंबर हैं ये कौन से नंबर्स हैं? क्योंकि सेपरेट कर इनको कौन कर रहा है? कॉलम कर रहा है. इसने बोले जो 8 ग्रुप के अंदर जो 4 का हमारे पास है वो कौन से टाइप के नंबर होते हैं. तो जब भी कभी हमें IP के अंदर नंबर्स के बारे में बात की जा रही है तो हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि IP एड्रेस हमेशा हेक्साडेसिमल में लिखी जाती है. किस में लिखा जाता है? हेक्साडेसिमल नंबर में. तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है हेक्साडेसिमल. ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सेपरेटेड बाय कॉलम्स. अगर ऊपर ये आता तो ऊपर भी ये भी हेक्साडेसिमल में लिखे हुए तो ये भी हमारे पास क्या होते हैं? हेक्साडेसिमल के पार्ट आते हैं. मल्टीपल कंसेक्यूटिव ग्रुप्स ऑफ डैश कैन बी रिप्लेस विद द डबल कॉलम. कि अगर आपके पास मल्टीपल ग्रुप ऑफ डैश कैन बी रिप्लेस विद द 2 टाइम्स कॉलम्स. कि भाई वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास 2 कॉलम एक साथ आ गए IPv एड्रेस के अंदर तो क्या मतलब होगा इसका? लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास ये IP है 7124 2 टाइम्स कॉलम्स देन लिखा हुआ है 0 1 E3. तो कह रहा है भाई ये 2 कॉलम्स का मतलब क्या है? ये क्या रिप्लेस होता है? तो हमेशा याद रखना कि जब भी आपके 2 कॉलम एक साथ दिए हुए हैं तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में क्या है? 4 टाइम्स जीरोज है. क्या है इसमें? 4 टाइम रीजो है जिसको रिप्लेस किया जाता है 2 टाइम कॉलम से ताकि आपका स्पेस जो है वो सेफ हो जाए. तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि मल्टीपल कंसेक्यूटिव ग्रुप्स ऑफ जीरोस कैन बी रिप्लेस विद अ डबल कॉलन. ईच IPv6 एड्रेस इज 128 बिट्स. 32 बिट्स जो है वो आपकी IPv4 होती है. 128 बिट्स जो है वो आपकी IPv6 होती है. डैश IP कैन चेंज ईच टाइम द कंप्यूटर कनेक्ट्स टू अ नेटवर्क. चेंज का वर्ड दिख गया. डायनामिक. Dash IP address can only be accessed by the other devices in the same LAN and is assigned by the router. ठीक है, राउटर के साथ बात कर रहा है तो ये हमारे पास क्या हो गई? प्राइवेट IP आ गई. गॉट इट? नेक्स्ट पार्ट D. The main office for the company has 4 wired computer.
one server, two printer, one central switch, and a device, providing a single port of access for the network or for the internet. The network is set up as a star topology. कि यहाँ पर इसने क्या बताई हुई है, स्टार टोपोलॉजी बताई हुई। स्टार टोपोलॉजी के अंदर इसने क्या क्या बताया हुआ है कि भाई नेटवर्क है जिसमें सेटअप है, ठीक है, वायर्ड कंप्यूटर है, वन सर्वर है, टू प्रिंटर है, वन सेंट्रल स्विच है, एंड प्रोवाइडिंग अ सिंगल एक्सेस टू द इंटरनेट। ड्रॉ द टोपोलॉजी फॉर द मेन ऑफिस नेटवर्क, लेबल ऑल द डिवाइसेस। कि हमें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बताना है। चार कंप्यूटर हमारे पास यहाँ पर आ गए, हमने यहाँ पे बोल दिया कि भाई हमारे पास क्या है, स्विच है जो पहला पार्ट है, उसके बाद कंप्यूटर 1, देन कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, कंप्यूटर 4। हमने स्विच बना लिया जो कि इसने हमें यहाँ पे बताया था कि भाई सेंट्रल स्विच है जो बीच के अंदर हमारे पास आ गया। उसके बाद इसने बोला कि भाई चार कंप्यूटर है जो हमने कनेक्ट कर दिए। अब उसने बोला कि एक सर्वर है, ठीक है, आपके पास एक क्या है, एक सर्वर भी है। तो हमने बोला भाई ठीक है, एक सर्वर को भी हम यहाँ पर लेके जाते हैं, और हमने सर्वर को थोड़ा सा ऊपर बना दिया, बना दिया भाई, ये क्या हो गया, हमारे पास एक सर्वर आ गया। तो ये हमारे पास आ गया सर्वर। और इसने बोला भाई दो प्रिंटर हमारे पास है, तो एक प्रिंटर हम यहाँ ले लेते हैं और एक प्रिंटर हम इस साइड के ऊपर ले आते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर आ गया, ये आ गया हमारा सर्वर, और ये आ गया प्रिंटर 1 और प्रिंटर 2, ठीक है। प्रिंटर 2 भी आ गया, प्रिंटर 1 भी हमारे पास आ गया, मेंशन हो गया। अब क्या रह गया, अ सिंगल पॉइंट टू कनेक्ट द इंटरनेट। सिंगल पॉइंट टू कनेक्ट द इंटरनेट का मतलब है कि हमें यहाँ पर एक राउटर का भी बताना ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ को ऐड कर दिया और यहाँ पे हमने इसको मेंशन कर दिया राउटर, क्योंकि स्टार टोपोलॉजी के अंदर सारी चीज़ें उसके आगे पीछे होती हैं। तो हमने यहाँ पे कोशिश की है सारी चीज़ें उसके आगे पीछे ही हो, ठीक है। सो अब इसका कनेक्शन, सारे के सारी डिवाइसेस किससे कनेक्ट है, मेन स्विच से कनेक्ट हुई हुई है। इस सवाल में आपने ध्यान ये देना है कि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो जाए, ठीक है। आपके पास जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, उसने बोला भाई सेंट्रलाइज है जो स्विच के थ्रू कनेक्ट हुई हुई है, ये रहा सेंट्रल स्विच जिसको हमने सेंटर में बना दिया। डिवाइसेस प्रोवाइडिंग द इंटरनेट, वो राउटर के पास आपके पास आ गई, ठीक है। फिर उसने बोला भाई 4 कंप्यूटर कनेक्ट हुए, 1 2 3 एंड 4। दो प्रिंटर है, तो प्रिंटर 1 एंड प्रिंटर 2। तो ये हमारा सेटअप हो गया किस चीज़ का, स्टार टोपोलॉजी का, ठीक है। काइंडली मेक इट ओके द नेक्स्ट वन, ठीक है, थोड़ा टाइम कम है। अब हमारे पास आ गया डिस्क्राइब द रोल ऑफ द स्विच इन द नेटवर्क। कि जो स्विच हमारे पास है वो कनेक्टिविटी बनाता है नेटवर्क के अंदर, हब भी बनाता है बट स्विच भी बनाता है, दोनों में डिफरेंस हमारे पास है। हब एक डायरेक्ट कनेक्शन के ऊपर जाता है, उसके पास किसी यूनिक आईडी नहीं होती, वो हर किसी का दरवाज़ा खटकाता है, बोलता है क्या आप हो, क्या आप हो। बट जब भी हम स्विच की बात करते हैं तो स्विच के अंदर वो बोलता है भाई कि आपके पास जब स्विच कनेक्शन बनाता है तो वो स्टोर करता है मैक एड्रेसेस ऑफ अ डिवाइसेस। जो जो डिवाइस उसके पास कनेक्ट होती हैं उन सब का जो है वो क्या कर लेता है, आपके पास रिकॉर्ड रखता है। सेकेंडली वो क्या करता है कि भाई आपके पैकेट फॉरवर्ड करता है, ठीक है, जो भी इंडेंट उसके रेसिपेंट होते हैं उसके पास, क्योंकि मैक एड्रेस के थ्रू चलता है। ये प्रोवाइड करता है सेंट्रल पॉइंट ऑफ कनेक्शन, ठीक है। ये आपको हेल्प आउट करता है जैसे मैंने बताया कनेक्शन करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है कि हम बोलते हैं कि भाई टू अनेबल connected devices to communicate, then to store the MAC addresses of devices
ऑन द नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद ये करता है, आपके पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है, टू फॉरवर्ड पैकेट्स डायरेक्टली टू द इंटेंट रिसिपेंट। अगर एक चीज की बात करो तो जहां फॉरवर्ड करता है वहां ये रिसीव भी करता है, टू रिसीव पैकेट्स फ्रॉम डिवाइसेस, ठीक है। ये काम भी करता है, यहाँ पर ये वाला हेल्प आउट करता है कि भाई आपको इस तरीके से बता सकता है, ठीक है। बट मेन पार्ट क्या है कि एनेबल करता है कनेक्शन को आपके डिवाइसेस ही कम्युनिकेट करने के लिए। ये स्टोर करता है हर उस डिवाइस का जो उसके नेटवर्क पे कनेक्ट है, जो इसके साथ कनेक्ट हुई हुई है। नेटवर्क नहीं कह सकते, जो इससे कनेक्ट हुई हुई है। हम इसको चेंज कर लेते हैं, डिवाइसेस टू कनेक्ट, जो इससे कनेक्ट होती हैं उन सब की बात कर सकता है, क्योंकि नेटवर्क पे बहुत सारे स्विचेस होंगे, हर स्विच उन डिवाइसेस का रिकॉर्ड रखेगा जो उसके साथ क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर चेंज करवाया। ओके, द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के अंदर हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, हम इसको देखते हैं कि क्या क्या है। LDA में सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास टेबल में गिवन है। नीचे इंस्ट्रक्शन देखते हैं, कंटेंट के अंदर इंस्ट्रक्शन हमें इसमें गिवन है कि हमारे पास जो है वो क्या क्या वैल्यूज़ यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। आपके पास एड्रेस है, इंस्ट्रक्शन है, फिर उसके बाद लोड आ रहा है, फिर हमारा डेटा यहाँ पर गिवन है जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि मेमोरी लोकेशन के अंदर डेटा के ऊपर है कुछ वैल्यू है, कुछ 11 पे है, एड्रेस भी दिया हुआ है, उसका लोकेशन भी दिया हुआ है। लेट स्टार्ट द क्वेश्चन। अब हमारे पास सबसे पहले हमारे पास है लोड 10, क्या हमारे पास जो 10 के अंदर है उसको आप लोड करो, तो हमारे पास आ गया 101, 10 हमारे पास 100 आ गया, और लोड हमारे पास क्या है 12, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, कंटेंट 12 है, क्योंकि LDA का मतलब होता है कि लोड करो कंटेंट को एक्यूमुलेटर के अंदर। 101 के अंदर है एड 12, कि 101 का मतलब है जो वैल्यू आपके नंबर 12 के ऊपर है उसको आपने क्या करना है, एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू गिवन है उसमें ऐड करना है। सो 101 के ऊपर जब हम इस 12 प्लस 10 को करेंगे तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 22। तो इस वक्त एक्यूमुलेटर में हमारी वैल्यू क्या हो गई, 22 हो गई। अब हम ऊपर जाते हैं और तीसरा हमारे पास क्या है, स्टोर, STO11। STO11 का मकसद ये होता है कि जो भी डेटा आपका एक्यूमुलेटर में है उसको एड्रेस 11 पे जाकर सेव कर दो। सो 102 के अंदर हमारा जो डेटा यहाँ पर मेंशन था वो कहाँ चला गया, आपके पास कौन सी वैल्यू की बात कर रहा है, ये 11 की, तो हमारे पास 11 में आ गया 22। फिर हमारे पास है CMP14। सो 103 के अंदर CMP20 में देखो तो 22, और करंट हमारे पास 22 ऑलरेडी सेफ है तो कंपेयर पे सेम है, तो आपकी जगह एम्प्टी रही। फिर उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर जब गए तो इसने क्या बोला, भाई जंप करो 107 पे, तो 107 से जब जंप करा हमने तो 107 हमारे पास कहाँ है, ये रहा, जिसमें उसने क्या बोला, भाई स्टोर कर दो 10 को, ठीक है। जो 10 की वैल्यू है उसको आप हमारे पास क्या करो, स्टोर करवा दो, जो भी हमारी वैल्यू उसको कहाँ पे स्टोर करा दो, 10 के ऊपर। तो आपके पास आखिरी में 107 के ऊपर क्या आ गया, 22, ठीक है। हमने अभी देखा 11 आपको करवा दो, फिर उसके बाद आपने ये करवा दिया, फिर आपका डेटा आ गया आखिरी में 108 जिसके ऊपर आपकी वैल्यू क्या हो गई, n, ठीक है। इसी के साथ आपके पास यहाँ पर एक आंसर आ रहा है कि अब सवाल किया जा रहा है, स्टेट द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द इंस्ट्रक्शन LDA 10 इन द एड्रेस 100 टू LDM 10। तो यहाँ पे आपके पास ना दो चीज़ें पॉसिबल हैं, एक अगर नंबर 10 आप ऐड करते हो एक्यूमुलेटर में इंसिस्ट ऑफ 12 तो वो कंटेंट को क्या कर देगा, एड्रेस में चला जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। या फिर आप एडिशन करते हो तो गिव 20 नॉट 22, अगर 22 जो हमारा रिजल्ट आया जो कंपेयर हुआ था, ठीक है, 103 के ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लूप के ऊपर चलता रहेगा, ठीक है। ट्रू नहीं होगी कंडीशन आपकी चलती रहेगी। तो यहाँ पर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आपका डेटा द नंबर
10 will be loaded into the accumulator insist of 12. ठीक है, got it? नेक्स्ट पार्ट हमारे पास यहाँ पर आ रहा है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब वन मोड ऑफ एड्रेसिंग नॉट गिवन इन द टेबल ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द पार्ट ए. मोड ऑफ एड्रेसिंग एंड डिस्क्राइब. अगर हम ऊपर जाके देखेंगे हमारे पास कौन सा एड्रेसिंग के बारे में बात नहीं की गई है, हमें उनमें से कोई एक के बारे में बतानी है. तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो इमीडिएट हमारे पास यहाँ पर इस्तेमाल हो गया, डायरेक्ट भी इस्तेमाल हो गया है, और उसके बाद यहाँ पर कोई और दिख रहा है नहीं. तो डायरेक्ट इस्तेमाल हो गया, इमीडिएट इस्तेमाल हो गया, तो आपके पास क्या रह गया, इनडायरेक्ट रह गया, इंडेक्स रह गया, और आपके पास रिलेटिव रह गया. तो इन तीनों में से आपने कोई भी एक को यहाँ पर बताना है और एक्सप्लेन करना है. जैसे कि हम यहाँ पे क्योंकि डायरेक्ट का वर्ड है तो इनडायरेक्ट को यहाँ पे मेंशन करते हैं. इनडायरेक्ट डिस्क्रिप्शन हमारे पास क्या है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे पास है कि भाई ये जो आपके पास होता है ये ऑपरेंड के साथ काम करता है कि जो मेमोरी लोकेशन के साथ कंटेन करता है एड्रेस ऑफ डेटा को. ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन है. तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि भाई द ऑपरेंड पॉइंट्स टू द memory location that contains the address of the data. ठीक है, तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि हम यहाँ पर देख रहे होते हैं या कर रहे होते हैं. गॉट इट? नेक्स्ट वन, आपके पास अगेन एंड आपके पास आ गया, और यहाँ पर आपके एक्यूमुलेटर करंटली कंटेन्स द फॉलोइंग बाइनरी वैल्यू. ठीक है, अब जब बाइनरी वैल्यू आपके पास आएगी, उसने बताया कि भाई एंड और इस्तेमाल हो रहा है और इस्तेमाल हो रहा है, और साथ में एक इन्फॉर्मेशन उसने आपको बताई हुई और के साथ. राइट द रिजल्ट आफ्टर द इंस्ट्रक्शन और. आपकी वैल्यू क्या है और, इसका मतलब है यहाँ पे जो डेटा आया वो 0 0 0 0 1 1 1 एंड 1. अब ये कह रहा है भाई इसको सॉल्व करके आपने बताना है. मैंने कहा ठीक है भाई, क्योंकि और है दोनों का मतलब हमें सिंपल है, तो और का मतलब एडिशन और बाइनरी वैल्यू इज रन. तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि 1 इंटू 1 प्लस 1 1 1 1 एंड 1, और ये वाला नीचे वाला भी 1 1 देन एंड आखिरी वाला भी 1 हमारे पास यहाँ पर आ जाता है. ठीक है, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है कि आपके पास जब मेन इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे काम कर रहा है कि हम जब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन आपके पास जो चल रही है, ठीक है, उसने बता दिया आपको कि भाई और है और बी 0 0 0 और ये वैल्यूज़ आ रही है. जब ये रन होगी तो क्या होगा, और के साथ वैल्यू आपके पास है, बिट वाइज ऑपरेशन होता है, कंटेंट एक्यूमुलेटर विद ऑपरेंड, और इसका जो नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर हमारे पास क्या है, एडिशन है. तो यहाँ पर इसने इसको एडिशन करके दिखा दिया. ठीक है, अब सेकंड पार्ट के अंदर वो हमें क्या बोल रहा है कि एक्यूमुलेटर करंटली कंटेन्स द फॉलोइंग बाइनरी वैल्यू. क्या भाई करंटली बाइनरी वैल्यू की बात कर रहा है, और उसके साथ यहाँ पर इसने क्या बोला है कि भाई इसका नंबर हमारे पास 30 इज रन. कि जब आपकी 30 रन हो रहा है कि आखिर के 2 डिजिट्स के ऊपर वैल्यू आपकी चल रही है, बाकी सारी वैल्यू जो है उसका मतलब है बंद हो जाती है कि आपका जो डेटा आ रहा है, आपके पास जो वैल्यूज आ रही है, तो हमें उसको लेकर चलना होता है. सो वी कैलकुलेट ओवर हियर बिकॉज इट्स डन. So 1 1 then rest of the values are 0 0 0 and 0 and 0. Got it?